Welcome all of you to the online teaching platform of Abhinav Global Education, Gadinglads. My name is Amit Sanjay Agrawal. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे with a quite interesting topic of physics, that is ray optics. One of the most important topics for NEET, JEE, NDA as well as MHT CET and also for KCET. So what are we going to deal with? ray optics में हम लोग नया क्या पढ़ने जा रहे हैं? So we are going to study the same concepts as you have already studied, like reflection of light, refraction of light from plane as well as curved surfaces, about mirrors and lenses, and then we will be dealing with dispersion of light as well. So important topic है, haunted topic भी कह सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे डर जाते हैं कि ऑप्टिक्स यानी क्या ही है, बहुत ही सर डिफिकल्ट है. So I am here, or our online platform is here to make it easy for you. So आगे बढ़ते हैं. Now what is optics? Actually optics क्या है? So each and everything that is associated to light, that is related to light, can be called as optics. So previously, let us start with a definition of light and let us try to understand what light is. If I ask you कि what is light, so बहुत से बच्चे इसका आंसर देंगे सर लाइट एक एनर्जी है. और कुछ बच्चे रहेंगे वो कहेंगे कि सर लाइट एक वेव है. कोई होशियार ही बच्चा होगा जो कहेगा कि सर लाइट तो एक पार्टिकल है. सो लाइट क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं और ये डेफिनेशन आप लोगों को आखिरी तक याद रखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट. ऑफ कोर्स लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज ऑल्सो अ वेव, बट बेसिकली लाइट क्या है? सो लाइट एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. अब स्पेक्ट्रम क्या है अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देखिए, स्पेक्ट्रम माने एक प्रकार का पैटर्न. ओके, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती है. लाइक यू कैन सी हियर द रेडियो वेव्स आर देयर हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी आपकी रेडिएशंस है या जितनी भी वेव्स है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का. एंड नाउ इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इन लोगों को अरेंज किया गया है. ओके, सो रेडियो वेव्स हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ, इट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन सिग्नल्स. जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स है, हमारी इंटरनेट सर्विसेज है, उसके लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. और आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एज वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द गामा रेज, the wavelength is decreasing continuously. अब हम लोगों का जो काम का रीजन है इसमें से, that is visible light. ये जो रीजन है हमारा, this is said to be light actually. So आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट ये हो जाता है लाइट. ओके, नाउ व्हाट इज इट्स वेवलेंथ रेंज? इसका वेवलेंथ रेंज क्या है? सो इन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट वेवलेंथ रेंज इज गिवन, बट आप लोग याद रखिए कि इट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स टू बी मोर प्रिसाइज. पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाई विजिबल लाइट है, दैट इज ओके, इसके अंदर सारे कलर्स आते हैं आपके विबग्योर जैसे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे भी, बट व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज? सो इट्स वेवलेंथ रेंज इज 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स. अगर आपको यहां से इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज चाहिए, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n लैम्बडा. v इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. और जैसे हमें सभी को पता है कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड
यहां से वेवलेंथ आप लोगों को पता है, सो इजीली आप लोग यहां से फ्रीक्वेंसी का रेंज भी निकाल सकते हो. यू कैन इजीली फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द विजिबल रीजन, या तो जिसे हम लाइट कहते हैं. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन ही देखेंगे हम लोग. जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, देयर वी आर गोइंग टू सी ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि सर ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या है. ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों आप लोग ये 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो इन योर 11th एंड क्लास 12th अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम्स. बट नीट जेडबलई पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखोगे तो ये 3 पार्ट्स में ऑप्टिक्स आपका डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तो यहां पे ज्योमेट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को बहुत काम आएंगे. Then there is wave optics, completely new for you guys, and there is particle nature of light. अब रे ऑप्टिक्स यानी क्या? सो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हियर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. That is what ray optics is based on. अब ऐसे ही जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट थियरीज related to nature of light. और पार्टिकल नेचर बच्चों नाम के हिसाब से यहां पे हम लोग लाइट को किसकी तरह ट्रीट करेंगे. विल कंसिडर दैट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स. इन पार्टिकल्स को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं. एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन इज इक्वल टू h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. That is okay. अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस भी आप लोगों को लगाने इसके. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड योर वेव ऑप्टिक्स. अब रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ऑब्स्टैकल है, दिस इज द ऑब्स्टैकल, और ये रहा आप लोगों का इंसिडेंट लाइट. सो आप लोग देख सकते हो यहां पे, इफ वी कॉल द वेवलेंथ ऑफ लाइट एज लैम्बडा, सो इन दिस केस द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल. ऑब्स्टैकल की साइज से वेवलेंथ बहुत ही कम है, और ये पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है आपका रे ऑप्टिक्स. What are you going to study here? रे ऑप्टिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो. यहां पे आप लोग पढ़ने वाले हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड यू विल ऑल्सो स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ये 3 मेन कंसेप्ट्स आप लोग यहां पे पढ़ोगे इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स. दिस चैप्टर्स बिलोंग्स टू योर क्लास 11th. ये क्लास 11th का आप लोगों का पार्ट रहेगा, रे ऑप्टिक्स या तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का. नाउ वेव ऑप्टिक्स किसके ऊपर आधारित है वो देखते हैं. नाउ हियर ऑल्सो लेट अस कंसिडर दैट दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब ये साइज हो गया ऑब्जेक्ट का. अब वेवलेंथ इसमें कितना रहेगा. सो इन दिस द वेवलेंथ विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो वेवलेंथ है और आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों का साइज कंपैरिजन में है. दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर. या तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही लाइट का वेवलेंथ को अज्यूम किया जाता है, और यहां से निकलकर आता है आपका कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स विच इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू गाइस. अब यहां पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, कौन से कंसेप्ट पढ़ोगे, तो ये बहुत नया है आपके लिए. ठीक है. Here you are going to study the concepts such as interference,
interference of light, then you are going to study the diffraction of light, और यहां पे पढ़ेंगे हम लोग polarization of light, polarization of light, और यह आता है आप लोगों का क्लास 12th का पार्ट, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th। नाउ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जैसे हम लोगों ने देखा कि वहां पे लाइट का कौन सा नेचर कंसीडर करने वाले हम लोग, वी आर गोइंग टू कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब एक चीज यहां पे गौर कीजिए, जो आपका रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है, यहां पे आप लोग लाइट का वेव नेचर कंसीडर करके चल रहे हो, राइट। और पार्टिकल नेचर नाम से ही पता चल रहा है कि देयर यू आर गोइंग टू डील विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स। सो यहां से यह प्रतीत होता है, यह क्लियर होता है कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, दैट इज लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव एट द सेम टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यानी आज हम लाइट का पर्सपेक्टिव हमारा क्या है कि हां भाई, हम लोगों ने मान लिया, बहुत साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई चलती रही कि लाइट वेव है, किसी ने कहा लाइट पार्टिकल है, बट हम दोनों का समझौता करते हुए यह मान के चलते कि लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल as well as a wave at the same time. Now moving forward, yes, now we are entering into the chapter कि रे ऑफ लाइट यानी क्या होता है। ये बच्चों बहुत बेसिक कंसेप्ट्स है, इसकी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर बच्चों बहुत मैसिव है और बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। Now ray of light, so we know that light travels along a straight line path, and this straight line path of light is called as the ray of light. यही जो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है इसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज अ बीम? बीम मतलब क्या? सो अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को आप लोग एक साथ में ड्रॉ कर दोगे, अ बंच ऑफ नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे रेज का जो समूह है, कलेक्शन, बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ बीम ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे कि बीम के क्या टाइप्स होते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बीम। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम? सो 3 टाइप्स है बच्चों। पहला टाइप आपका कॉन्वर्जिंग बीम, सेकेंड टाइप हो जाएगा आप लोगों का डाइवर्जिंग बीम, एंड थर्ड मोस्ट बेसिक दैट इज अ पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि डेली लाइफ में हम लोग जो भी लाइट देख रहे हैं, मान लीजिए वो लेजर लाइट ही क्यों ना हो, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रे, इट इज ऑलवेज अ बीम ऑफ लाइट ओनली। कन्वर्जिंग बीम क्या होता है ये देखते हैं। अब देखिए कॉन्वर्जिंग बीम, अब अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे कलेक्ट होती है, ओके, एक जगह पे आके जमा हो जाती है, तो इस प्रकार की रेज ऑफ लाइट को कहा जाता है कन्वर्जिंग बीम। ओके, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया, तो उसकी रोशनी जो है, उसका जो उजाला है वो चारों डायरेक्शंस में फैल जाता है, एंड दैट बीम इज सेड टू बी अ डाइवर्जिंग बीम। सो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस हिसाब से आएगा, पूरा एरोस का खेल है बच्चों। देखिए यहां पे देखने से ही पता चल रहा है कि ऐसे लग रहा है कि एक पॉइंट है और वहां से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल के आ रही है, सो दैट इज अ डाइवर्जिंग बीम। एंड थर्ड वन दैट इज अ पैरेलल बीम। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से पैरेलल रहेगी, सो सच अ बीम इज सेड टू बी अ पैरेलल बीम, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मिरर्स देखने हैं, आपको लेंसेज देखने हैं, कोई मिरर कॉन्वर्जिंग रहेगा, कोई डाइवर्जिंग रहेगा, सेम इज द थिंग विथ लेंसेज। तो वहां पे ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के बहुत काम आएंगे। हम लोग बच्चों अननोन से नोन की तरफ जा रहे हैं, यही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके,
नाउ टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। हाँ भैया, क्या होते हैं मीडियम के टाइप्स? सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि मीडियम 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा भी हमें आता है। नहीं, देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिकल मीडियम का, ठीक है। वी आर डीलिंग विथ लाइट। लाइट इतना भी ऐसे हल्के में मत लीजिए आप लोग। ऑप्टिकल मीडियम, नाउ हियर वी आर डीलिंग विथ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ओके। सो इफ इमेजिन बिस्लेरी बॉटल खरीदते हैं हम लोग 15-20 रुपए का ट्रैवलिंग के दौरान। अब उसके आर पार देख सकते हैं ना हम लोग, सो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके। और ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है? व्हाट टेक्स प्लेस इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम में? रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम में सिर्फ क्या हो सकता है आप लोगों का? रिफ्रैक्शन हो सकता है लाइट का, ओके। सेकेंड काइंड ऑफ मीडियम इज ओपेक मीडियम, और यह है हमारी काम की चीज, जो पहला पार्ट है हमारे चैप्टर का। ओपेक मीडियम, रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? ओपेक मीडियम में होता है। कहां पे पाया जाता है? ओपेक मीडियम में यह पाया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए आप लोग बैठ के अभी बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हो, फोकस कर रहे हो एग्जाम पे, अपने आजू बाजू में देखिए आप लोग, आपको दीवारें नजर आएगी, ओके, जहां पे भी आप लोग बैठे हो। सो वॉल, दीवार, ये कौन सा मीडियम होता है? ओपेक। एंड ओपेक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा मीडियम भी है, बहुत बढ़िया है ये, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, अब यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है बच्चों पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों के घर में लगी हुई विंडोज, जो खिड़कियां होती है, वो बनी होती है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की, कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन भी होता है। तो हमारे काम का जो फर्स्ट टाइप ऑफ मीडियम रहेगा, जहां पे हमें डील करना है रिफ्लेक्शन से, सो आप लोगों को समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए किस तरह का मीडियम हमें जरूरी है? एन ओपेक मीडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रुक नहीं रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। अरे भाई, अभिनव एकेडमी गडिंग लजिया आप लोगों का पूरा केयर करता है। आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के नोट चाहिए, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। डोंट वरी, वी आर देयर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए अब हम लोग कंसेप्ट में एंटर कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बना के हम लोगों को यह पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सभी ने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन यानी क्या, मैं पूछूंगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे दोगे कि सर अगर कोई चीज टकरा के वापस आती है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, विच इज ट्रू। बट हम लोग 11th क्लास में, 12th क्लास में, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है देखिए, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। अब ये मान के चलते हैं सरफेस। बच्चों बताइए रिफ्लेक्शन के लिए किस तरह का सरफेस जरूरी होता है? हमें पता है कि ओपेक सरफेस जरूरी होता है सर। अब ये बन गया हमारा ओपेक सरफेस। यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वी ऑलरेडी नो दैट इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए यहां पर ये रे ऑफ लाइट हम लोग डाल रहे हैं, दिस इज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट दिस पॉइंट। देखिए इसे कौन सा रे कहा जाता है? वी नो दैट इट इज कॉल्ड एज एन इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हो गया बच्चों? हमारा इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे टकरा के रे वापस जा रहा है, सेम मीडियम में वापस जा रहा है ना, इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो बहुत आसान है, बट ऐसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, कि रे ऑफ लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस जा रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है क्या यहां पे? ना 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 ना, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज एंटरिंग इनटू द सेम मीडियम, इसका मतलब रिफ्लेक्शन में, नोट डाउन कीजिए, नो चेंज इन मीडियम, नो चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और भैया अगर मीडियम ही चेंज नहीं होगा
तो आपका फ्रीक्वेंसी, इसके बाद में वेवलेंथ, और क्या होता है प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो पसंद है कह लो। इसके अंदर भी कोई भी चेंज होगा क्या? नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर यू। ओके, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे स्टैंडर्ड डायग्राम था हमारे पास में, फालतू में मेहनत कर ली। चलो कोई बात नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी डट के मेहनत कीजिए, रिजल्ट हमें मिलजुल के लाना है। नाउ दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हम देख पा रहे हैं यहां पे मिरर रखा गया है, बेसिकली ओपेक सरफेस, इसका ऊपर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रे ऑफ लाइट आके इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जिसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, टकरा के वापस जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये तो कुछ नया नहीं बता रहे हो सर आप, हम ये जानते हैं, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, जानते हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब फर्स्ट लॉ, आपका ये कहता है, बहुत आसान है, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख भी रहा है और हम मान लेते हैं भाई, आसान सा लॉ है, इस पे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम लोग। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये पढ़ा तो बहुत बार है, 9th में पढ़ा है, 10th में, बट पल्ले ही नहीं पढ़ा सर, कभी समझा नहीं है, मजा नहीं आया। मैं बताता हूं, देखिए, अब प्लेन या तो एक्स वाई प्लेन पॉसिबल है, वाई जेड पॉसिबल है, या तो एक्स जेड प्लेन पॉसिबल है, राइट। अब इन तीनों में से आपका अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मान लीजिए एक्स वाई प्लेन से बिलोंग करता है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी किस प्लेन में जाएगा? एक्स वाई प्लेन में ही जाएगा। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तीनों का प्लेन सेम होता है। और यह प्रॉपर्टी अभी आप लोगों को बहुत ऐसे बेसिक या आसान लग रही है सुनने में, समझने में, बट ट्रस्ट में बच्चों, इसके अंदर रिफ्रैक्शन के ऊपर और रिफ्लेक्शन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तगड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके जेडबल एडवांस में। हम लोग जाएंगे उस लेवल तक धीरे धीरे। फिलहाल वी आर गोइंग फ्रॉम अननोन टू नोन, बेसिक चीजें अभी पढ़ते हैं। ओके, सो सेकंड लॉ देखिए, अब नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। इंसिडेंट रे, लेट अस रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे विथ ई कैप। नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर देते हैं एन कैप, और आपका रिफ्लेक्टेड रे बना आर कैप। ठीक है, सेकेंड लॉ तो ये हुआ बच्चों आप लोगों का कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। अब मैथमेटिकली इसका अर्थ क्या है? मैथमेटिकली इसका अर्थ होता है कि ई कैप, एन कैप एंड आर कैप, ये तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो रहेगा। ओके, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो रहेगा। इट इंप्लाइज दैट ई कैप क्रॉस विथ आर कैप डॉट विथ एन कैप इज इक्वल टू जीरो। अगर वेक्टर्स के बारे में आप अच्छी से जानते हो, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, आप लोग जानते होंगे। ओके, विल गो, इसके न्यूमेरिकल जब आएंगे तब डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। बट दीज आर योर बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि I इज इक्वल टू आर, और आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, यस। अब कुछ नए एंगल से बहुत ही ऐसे बड़ा चढ़ा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन एकदम हलवा है इसके। देखिए, अब यहां पे ग्लांसिंग एंगल सुन के डर लगता है, सर ग्लांसिंग एंगल क्या है, हमें तो नहीं पता, हमें ये तो कभी नहीं पढ़ा है। अरे बहुत आसान है, देखिए ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, आप लोगों को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ये काहे के रेस्पेक्ट में बन रहे हैं? दे आर फॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। अब आपका ग्लांसिंग एंगल क्या है? तो ये देखो भैया, ये है हम लोगों का ग्लांसिंग एंगल। अब लेट अस कॉल इट एज थीटा, अभी के लिए थीटा रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। सो बताइए क्या होगा हमारा ग्लांसिंग एंगल, क्या हो जाएगा? द एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे। किसके साथ में बन रहा है एंगल आप लोगों का? इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, और इंसिडेंट रे एंड द मिरर। दैट एंगल इज सेड टू बी द ग्लांसिंग एंगल। बहुत आसान है।
अब आपको दे दिया जाता है ग्लांसिंग एंगल। बहुत से बच्चे यहां पे सिली मिस्टेक कमिट करते हैं कि आप लोग ग्लांसिंग एंगल को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हो। यह गलती नहीं करनी है। मान लो अगर ग्लांसिंग एंगल आपको दिया जाता है 20 डिग्रीज, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बच्चों? कैसे निकालोगे? 90 माइनस 20 यानी कितना डिग्रीज हो जाएगा? ये 70 डिग्रीज। सो द एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद द मिरर और विद द सरफेस इज कॉल्ड एज द ग्लांसिंग एंगल थीटा। ओके, चलिए अब एक बहुत तगड़ी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यू है आप लोगों के लिए ये, कि एंगल ऑफ डेविएशन। भाई एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं? और इसको लेके बहुत समस्या आती है आप लोगों को, और कंसेप्ट इतना अच्छा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए अब इंसिडेंट रे को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा आगे की डायरेक्शन में बढ़ा लेते हैं। अगर यह मिरर ना होता तो इंसिडेंट रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता इन दिस मैनर। देखिए अगर मिरर ना होता तो इंसिडेंट रे आपका बिल्कुल सीधा सीधा चलता। ओके, अब देखो इंसिडेंट रे को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, राइट? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल देखिए, ये प्यारा सा एंगल बन रहा है, इसे कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। देखिए सांप की तरह दिख रहा है वो डेल्टा, बिल्कुल है ना? ऐसे इसके ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो आप बोलोगे सर कपिल शर्मा को कॉपी कर रहे हो। नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। अब डेल्टा हमें निकालना है बच्चों, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री तो हमें आना ही चाहिए। चलो देखते हैं साथ ही में। अब एंगल डेल्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए? गेस कर सकते हो क्या आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट? हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं सभी का एडिशन, सभी का सम, ये कितना हो जाता है? सो वो होता है 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 8वीं कक्षा में पढ़ा था सर हमने, आपने याद दिला दिया। आप तो भगवान हो। नहीं भाई, मैं इंसान ही हूं। I प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना I होता है उतना ही R होता है। I is equal to R. So we can write it as 2I plus delta is equal to 180 degrees. तो डेल्टा क्या बना हमारा? डेल्टा is equal to 180 minus twice I. और ये बना हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। किस चीज के लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, यकीन नहीं करोगे आप लोग। JEE के जैसे एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना इतना डिग्रीज है, बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? सो जस्ट रिमेंबर दिस इजी फॉर्मूला। समझ में आया ना? एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 फॉर्मूलाज पढ़ने हमें एंगल ऑफ डेविएशन के। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ रोटेशन ऑफ मिरर, अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रोटेशन ऑफ मिरर। अब रोटेशन ऑफ मिरर में 2 केसेस हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट केस देखिए बच्चों, फर्स्ट केस देखिए। ये हम लोगों ने मिरर निकाल लिया, ठीक है? ये हो गया हमारा सादा सा सस्ता सा एक मिरर, ये हुआ नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ ही में आ जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट, ये आ गया इंसिडेंट रेडिएशन। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बना दिया 30 डिग्रीज, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 30 डिग्रीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको आगे बढ़ाना है, देखते हैं, अगर हम लोगों ने इस रे ऑफ लाइट को शिफ्ट किया, क्या किया हम लोगों ने? इस रे ऑफ लाइट को शिफ्ट किया कितने एंगल से? अल्फा एंगल से। ओके, द इंसिडेंट रे इज नाउ शिफ्टेड बाय एन एंगल अल्फा। सो व्हाट विल हैपन टू द रिफ्लेक्टेड रे? ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से शिफ्ट होगा। सो वी नो दैट अब आपका टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है? टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। ये एंगल सर ये हो चुका है 30 प्लस अल्फा। बहुत अच्छे बेटा। अब आप लोगों को निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से सरका है, कितने से शिफ्ट हुआ है। सो वी नो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर आपका इंसिडेंट रे अल्फा से शिफ्ट हुआ है
तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी एग्जैक्टली कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा, अल्फा। कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 प्लस अल्फा है तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 प्लस अल्फा। सो इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, सो योर रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट दैट इज अल्फा। ये हुआ आप लोगों का पहला केस। अब देखिए नेक्स्ट केस यहां पे, सेकेंड केस, बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है। अब सेकेंड केस में क्या है, हम लोग मिरर को ही घुमा देंगे, मिरर को ही रोटेट कर देंगे। देखिए अब मिरर को ही रोटेट कर देंगे हम लोग। सो ये आपका सेकेंड केस। मान लीजिए आपके मिरर का पोजीशन कुछ इस तरह से था, ये था आपका मिरर का ओरिजिनल पोजीशन। अब हम मिरर को ही घुमा देते हैं बच्चों। सो मिरर इज इटसेल्फ रोटेटेड बाय सम एंगल। देखिए मिरर को ही रोटेट कर दिया है भैया यहां पे तो कुछ एंगल से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शिफ्टेड द मिरर इटसेल्फ बाय एन एंगल अल्फा। अब अगर आपने मिरर को ही अल्फा एंगल से घुमा दिया तो अब रिफ्लेक्टेड रे इसके ऊपर क्या असर होगा, क्या ये सेम अमाउंट से शिफ्ट होगा, नहीं। देखिए अगर मिरर को आप लोगों ने रोटेट किया, मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, सो द रिफ्लेक्टेड रे is rotated or is shifted by an angle twice alpha। और ये है आप लोगों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अगर मिरर को आप लोग अल्फा अमाउंट से घुमा देते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाता है आपका, ट्वाइस अल्फा इतने अमाउंट से रोटेट हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो आता है। नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, आता तो ही आप लोगों को, होशियार तो हो ही आप लोग। ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपकी जो इंसिडेंट रेज है वो जहां पे मीट होती है वहां पे बनता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के दो प्रकार, ठीक है। ऑब्जेक्ट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हो जाता है आपका, पहला ले लेंगे रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे हम लोग, अब देखिए ये हुआ आप लोगों का मिरर। अब मान लीजिए कि आपकी जो आने वाली रेज ऑफ लाइट है दे आर डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, हमें पता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट, अगर इस तरह से आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही है सो दे आर सेड टू बी डाइवर्जेंट, राइट। ऐसे जा रही है, नहीं है, एक दूसरे से दूर जा रही है। सो डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है, इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रियल ऑब्जेक्ट। याद रखने का दूसरा तरीका, इट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जहां से लाइंस होती है ये हो गया बैक साइड ऑफ द मिरर। सो रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और डिटेल्ड कंसेप्ट हुआ कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, कैसी रेज ऑफ लाइट होगी बच्चों, ये डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट, एक दूसरे से दूर जाने वाली रेज ऑफ लाइट। इसका इंटरसेक्शन हमें देता है रियल ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखेंगे आप लोगों का कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो डायग्राम निकाल लेते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो देखिए जब बीम्स आप लोगों की डाइवर्जेंट थी, यहां पे डाइवर्जेंट बीम्स थी तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रियल। अब अगर कॉन्वर्जेंट बीम्स है आपकी, इंसिडेंट बीम्स है, इफ दे आर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट यानी इस हिसाब से, ये आपकी कन्वर्जेंट बीम्स है। अगर इसको आपने एक्सटेंड किया, अगर आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है ये हो जाता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और दूसरी आसान वाली पहचान क्या है इसकी, इट इज बिहाइंड द मिरर। ये कहां पे बन रहा है आपका, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सो
intersection of divergent incident rays gives you a real object, whereas intersection of convergent incident rays gives you a virtual object. तो केवल इमेज के नहीं, ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार आ चुके हैं अब क्लास 11th में, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. चलिए अब इस तरह से हम देखेंगे इमेज. इमेज के क्या टाइप्स होते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन इमेज. तो देखो भैया, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है, वहां पे बनती है आपकी इमेज. आपकी इमेज यानी ऑब्जेक्ट की इमेज. नाउ इमेज वी कैन क्लासिफाई दिस अगेन इनटू टू टाइप्स. कौन से? अरे वही भैया दो, रियल इमेज और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. देखिए रियल इमेज किसे कहेंगे हम लोग. अब मिरर को रेड में निकालते हैं. यह आप लोगों का हुआ मिरर. अब अगर आने वाली रेज ऑफ लाइट यानी कौन सी, आप लोगों की इंसिडेंट. बट अब इंसिडेंट का कुछ ज्यादा गेम है क्या, नहीं. नाउ ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट. अब सब चीजें डिपेंड करेगी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट पे. सो देखिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे, ये आ रही है आपकी रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट है, इससे इमेज बनने वाला है क्या, नहीं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये हुआ आपका नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्ट. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सिमिलरली इसके भी लिए नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना रहेगा. देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपकी इस पॉइंट पे मीट हो रही है और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे मीट होती है उस इमेज को कहा जाता है रियल इमेज. इसे कहा जाता है रियल इमेज. अब बताइए आप लोग यहां पे देखकर एरोस के कन्वेंशन से कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कन्वर्जिंग है. सो द इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स यू अ रियल इमेज. और वर्चुअल क्या होगा, इसी के अपोजिट, इसी के एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा आप लोगों का वर्चुअल. देखिए अब अगर आप लोगों की आने वाली रेज ऑफ लाइट कुछ इस हिसाब से है, ये हो गई आप लोगों की इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट. ठीक है, ये दोनों इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है. फिर से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी बाहर के डायरेक्शन में इधर रिफ्लेक्ट हो गया. अब रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड पे तो मीट नहीं कर सकती क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है. सो लेट अस एक्सटेंड इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और जब भी मिरर के पीछे हम लोग जाते हैं, वी यूज द डॉटेड लाइंस. सो दिस इमेज विच इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज. अब आसानी से अगर इसको पहचानना है तो जो मिरर के फ्रंट में बनता है वो रियल, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, और जो मिरर के बैक साइड पे या पीछे बनता है वो हो जाएगा वर्चुअल, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर इमेज हो. ये पार्ट को एक बार पॉज करके अच्छी से माइंड में कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. ओके कि रियल मतलब क्या, वर्चुअल मतलब क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस formed by a plane mirror. It forms real image of virtual object and virtual image of the real object. इसमें से कोई भी एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे बच्चों. तो देखिए we will form this diagram. एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हम लोगों ने निकाल दिया मिरर. अब हम मान के चलते ऑब्वियस केस जो है कि ऑब्जेक्ट आपका रियल है. ये हो गया ऑब्जेक्ट, देख के ही पता चल रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो क्या होगा, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा. अब रियल ऑब्जेक्ट के लिए इंटरसेक्शन होता है आपकी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट का, डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज, राइट. नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज ऑफ लाइट रहेगी आपकी, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज ऑफ लाइट रहेगी इस हिसाब से ये कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी.
अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप लोग इसको बैक साइड के अंदर एक्सटेंड करते हो, सो एट दिस प्लेस योर इमेज विल बी फॉर्म्ड, इस जगह पे आपका इमेज बन जाएगा। और ये इमेज कैसा बना है बच्चों आप लोगों का? वर्चुअल। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस कि प्लेन मिरर के सामने अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज क्या बन जाएगा? वर्चुअल। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि इट फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों बहुत ही बेसिक सा, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। स्टार मार्क करके रख लीजिए क्योंकि JEE मेंस नीट में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। देखिए ये आप लोगों का हो गया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के सामने आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। बच्चों ये जो भी ऑब्जेक्ट्स अभी तक हम लोगों ने निकाले हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक पॉइंट है इसीलिए बस वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि प्लेन मिरर से आपके ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड हियर? सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड इट इज ऑल्सो सेम 15 सेंटीमीटर। हो गया, नो नीड टू इवन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो JEE नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, केवल एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज तक 5 से 6 बार पूछा गया है दोनों एग्जाम्स में सेपरेटली। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम लोग अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो ये प्रॉपर्टी नहीं समझेगा, सो इसीलिए हम लोग लेंगे ओरिजिनल आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट आएगा रे डायग्राम्स निकालते समय भी, कॉल्ड एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ये तो हम लोग जानते ही है, ठीक है। बट अब हम डिस्टेंस से कंसर्न नहीं है। अगर आपके ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी हाइट कितना हो जाएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी मींस। आसान सा बेसिक सा प्रॉपर्टी है, राइट। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी इसका, इसको लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड कोई हम लोगों ने आसान भाषा में यहां पे लिख दिया है आप लोगों के लिए साइडवेज इन्वर्टेड। साइडवेज इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरह का यहां पे ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये एक पेंसिल है जिसको हम लोगों ने प्लेन मिरर के सामने रख दिया है, तो बिल्कुल इसका इमेज भी यहां पे कुछ इस हिसाब से ही बनेगा। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग लैटरली और साइडवेज इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग राम नाम लिख देंगे इसके सामने, तो मिरर में किस तरह से नजर आएगा? ये पहले बनेगा M, फिर बनेगा A, और जो R है सिर्फ R जो है उसका साइडवेज इन्वर्टेड हो जाएगा। पूरा R उल्टा हो गया क्या आपका? नहीं, बिल्कुल साइडवेज इन्वर्टेड हुआ है। इसका मतलब यहां पे अगर आप लोग राइट हैंड उठाओगे तो जो इमेज बनेगा आपको ऐसे लगेगा कि वो आपका लेफ्ट हैंड है करके। दिस इज द मीनिंग ऑफ sideways inverted. So these were the 4 properties of the images formed by the plane mirror. और अब वो ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों को नीट JEE एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है। ओके, कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए कितना आसान है, इसका एक ट्रिक भी देख लेंगे। What is the distance of the third image behind first mirror? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है बच्चों, देखिए ये आप लोगों का हुआ मिरर नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट मिरर, और यहां से ही कुछ दूरी पे रख दिया जाता है सेकेंड मिरर।
ये दो प्लेन मिरर्स है बच्चों, और यहां से ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है ये इस पॉइंट पे। ओके, ये ऑब्जेक्ट है आपका, मिरर 1 से इसका डिस्टेंस है फिलहाल 3 सेंटीमीटर, और मिरर 2 से इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब दोनों मिरर्स के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये इतना क्वेश्चन होता है आपका। अब सॉल्यूशन देखेंगे क्या रहेगा। तो सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, यू फाइंड इट आउट, इट विल बी 3 + 5 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। ये तो समझ गया क्वेश्चन आप लोगों को। अब आपको बताना है कि मिरर M1 के पीछे जो तीसरे नंबर का इमेज बनेगा, थर्ड इमेज जो बनेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा मिरर M1 से या तो M2 से। अब देखते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, प्लेन मिरर से, तो कैलकुलेशन की तो जरूरत है ही नहीं। अब मिरर M1 के लिए ये आपको पहला इमेज दे देगा इस पॉइंट पे, लेट अस कॉल इट एज इमेज I1, और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों मिरर 1 से, सेम, दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली ऑब्जेक्ट मिरर 2 के लिए आपको इमेज दे देगा सेम डिस्टेंस पे, तो यहां पे बनेगा आपका इमेज I2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी अगेन 5 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका इमेज है I2 विच इज फॉर्म्ड एट 5 सेंटीमीटर, ये M2 के बैकवर्ड साइड में आ गया, बट इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर M1, M1 के तो सामने है, तो M1 के लिए ये इमेज देगा। अब I2 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। I2 का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप लोग, टोटल मिरर M1 से कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 5, इट विल बी 13 सेंटीमीटर। तो इस इमेज का इमेज बनेगा मिरर M1 के लिए, और उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप लोगों का, 13 सेंटीमीटर। इट विल बी हाउ मच, 13 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका I3। क्या पूछा है आपको, थर्ड इमेज पूछा है, तो पहला इमेज, दूसरा इमेज, और एक इमेज जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से I1 का इमेज बनेगा मिरर M2 के लिए। I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। अब M2 से I1 का टोटल डिस्टेंस आप लोग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 3, टोटल 11 सेंटीमीटर्स। यानी I1 का इमेज यहां पे बन जाएगा आप लोगों का एट पॉइंट I4, और ये डिस्टेंस हुआ है आपका 11 सेंटीमीटर्स। अब देखिए ये जो I4 है फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कौन से मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, M1 के लिए। तो M1 से I4 का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 8 + 11, 8 + 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। तो इसके पीछे जो तीसरा इमेज बनेगा वो कितने सेंटीमीटर पे बनेगा, 19 सेंटीमीटर पे बनेगा। दिस इज इमेज I5, और यही आप लोगों से पूछा गया था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इमेज, जो तीसरा इमेज बन रहा है आपके मिरर के पीछे, उसका डिस्टेंस आप लोगों से पूछा गया था। सो फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन द आंसर इज हाउ मच, इट इज 19 सेंटीमीटर्स। अब देखिए इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये यहां पे लिख देते हैं। अब इतना समय आप लोगों के पास में तो है नहीं, अंडरस्टैंडिंग करके बना रहे हो, अगर स्पीड अच्छा है तो वेल एंड गुड, बट जिनका स्पीड थोड़ा बहुत स्लो है, मॉडरेट स्पीड है, तो आप लोगों के लिए आसान कर देते हैं। देखिए M1 और यहां पे लिख लीजिए M2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है यहां से वो लिख लेंगे, तो मिरर M1 से है भाई 3 सेंटीमीटर पे, और M2 से कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे। अब क्रॉस करते चलना है और ऐड करते चलना है बच्चों। कितना ऐड करोगे, सो दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल 8 सेंटीमीटर, तो 8 8 प्लस करते चलो। 3 में +8 कीजिए, कितना मिलेगा, 11। 5 में +8 कीजिए, कितना मिलेगा आप लोगों को, 13 मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल मिरर M1 से जो दूसरा इमेज मिला था 13 पे मिला था भाई 13 पे। इसके लिए M2 के लिए जो सेकंड इमेज मिला था 11 पे मिला था भाई 11 पे। और थर्ड इमेज निकालना है तो फिर से वही क्रॉस में एरोज, यहां पे +8 और यहां पे भी +8। तो बताइए 11 + 8 कितना हो गया आप लोगों का, 19 हुआ। 13 + 8 कितना हुआ, 21। तो देखो मिल गया आप लोगों को आंसर, ये 19 सेंटीमीटर। मिरर M1 से जो तीसरा इमेज बन रहा है, फर्स्ट इमेज 3, सेकेंड इमेज 13 एंड थर्ड इमेज 19। सो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिगजैग मेथड है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। सो दिस वाज अबाउट द प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर की और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वो हम लेके आएंगे जल्दी सेकेंड लेक्चर में। फॉर नाउ थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।